हेलो प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। यानी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कूलाम का नियम। तो पार्ट 1 मैंने बनाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर और बहुत अच्छे से उसे समझाया था। किताबी लैंग्वेज में नहीं, अपनी लैंग्वेज में मैंने उसे समझाया था जिससे कि आपको समझ में आ जाए। प्रैक्टिकली मैंने उसको समझाया था, तो उसे अगर नहीं देखा है आपने वो वीडियो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, फॉलो वॉच कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिकली इस वीडियो में समझेंगे। यानी जो इसमें लिखा है उसके तहत नहीं, उसको मैं पढ़ाऊँगा, उससे निकाल के मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि बेसिकली आसान लैंग्वेज में आपको कैसे समझाया जा सके। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र टॉपिक आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर वीडियो में आ गए हो तो ये आपको टॉपिक क्लियर होके ही जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र बात की जाती है यहाँ पे, तो किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह स्थान जहां आवेश या आकर्षण प्रतिकर्षण अनुभव किया जा सके। ये तो किताब का भाषा है, किताब की भाषा है। तो जैसे नाम से स्पष्ट है वैद्युत क्षेत्र। अब क्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हो? क्षेत्र उसे कहते हैं जो एरिया होता है। एरिया मतलब कहीं भी आप, जैसे आप में बैठे हो कहीं पे, तो आपने कुछ एरिया कवर किया हुआ है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हो उसने कुछ एरिया कवर किया हुआ है, या जितने में मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस मोबाइल में मैं पढ़ा रहा हूँ उसने उतना एरिया कवर किया हुआ है। तो एरिया वही होता है जहाँ पे कोई वस्तु अपना दबदबा बना के रखती है, यानी उतने में उसका हक चलता है। जैसे मोबाइल जहाँ पे रखी जाएगी उसके नीचे कुछ थोड़ी रख पाओगे, वो तो अगर कोई छोटी चीज़ आएगी तो पिचक जाएगा। जहाँ आप बैठो वहाँ पे आपके अलावा कोई और नहीं बैठ सकता है। तो कहने का मतलब एरिया कैंपस होता है जहाँ पे सिर्फ आपका वहाँ पे मतलब फोर्स लगता है, आप ही उसे उतना हायर कर सकते हो, चला सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे बस बात की जाएगी वैद्युत की। जैसे आप इंसान हो, वो चेयर आपकी न्यूट्रल जेंडर है, तो यहाँ पे वस्तुओं की बात की जा रही है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड में वही काम आपका इलेक्ट्रिक करने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वह क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वह होता है कि एक इलेक्ट्रिक विद्युत यहाँ पे होता है, वो कुछ दायरे में अपना एरिया बना लेता है कि उसके अंतर्गत अगर कोई चार्ज आ रहा है तो वो उसको अपने में खींच लेगा। अगर उसके मतलब उसके दायरे से बाहर है तो वो उसे जाने देगा। कहने का मतलब, उसके कहने का मतलब होता है अगर मेरे क्षेत्र में आ गए हो तो मैं जाने नहीं दूंगा, और अगर हाँ आए हो तो जाने नहीं दूंगा, और ऐसा कुछ है मतलब उसके दायरे में हो तो वो खींच के रखेगा और बाहर निकल ही नहीं पाओगे। जैसे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर होता है, तो ऐसे ही समझ लो पृथ्वी आपका इलेक्ट्रिक है। अब इलेक्ट्रिक और जो ग्रेविटेशन है वही सेम कॉन्सेप्ट वैद्युत क्षेत्र में लगता है। तो पृथ्वी के अगर एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज़ है तो वो सीधा नीचे ही गिरेगी। कहने का मतलब पृथ्वी उससे अपनी तरफ खींच लेगी। तो वही तरीके का है कि उसने अपना उतने भर में एरिया बना रखा है, उतने भर में एरिया बना रखा है। तो उसके एटमॉस्फेयर में जो कोई भी वस्तु होगा, वो बड़ी से बड़ी हो चाहे छोटी से छोटी हो, वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, खींच लेगी। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हम इनकी लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। तो इनकी लैंग्वेज क्या कहती है? तो इनकी लैंग्वेज में कहना है कि किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का, यानी किसी आवेश है आपका, कोई यहाँ मान लो हमने ले लिया क्यू आवेश आपका ले लिया हमने। अब कह रहा किसी आवेश या आवेशित वस्तु, अब ये आवेशित वस्तु या क्यू आवेश ले लिया आपने, या किसी में आप किसी ऑब्जेक्ट में आपने करंट फ्लो करा दिया तो उसमें ऑब्वियस सी बात है चार्ज आ जाएगा। तो वो वस्तु आपने ले ली, तो उसके चारों ओर का वह स्थान जहाँ आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव किया जा सके, यानी अगर उतने के दायरे से पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है। अब एक्सोस्फीयर यानी जहाँ पे प्लेन उड़ते हैं तो वो बाहर उड़ते हैं, पृथ्वी के नहीं बाहर नहीं उड़ते हैं, पृथ्वी के अंदर में ही उड़ते हैं। अब जैसे वैक्यूम हो गया, यानी सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो वैक्यूम हो गया। वहाँ पे पृथ्वी का कुछ भी मतलब नहीं है, वहाँ पे पृथ्वी से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर उसमें जो कोई भी चीज़ें वस्तु घूम रही है तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ नहीं खींचेगा। सेम ये कॉन्सेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के अगर आप उसके एरिया के दायरे में आते हो तो वो आपको तुरंत खींच लेगा अपनी तरफ। अगर नहीं आते हो तो वो रिपेल कर देगा, यानी बाहर को भगा देगा। जैसे माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चुंबक आपने देखा होगा, तो चुंबक का जो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो अगर सेम को हम मिला रहे हैं तो वो दोनों जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं। एक प्लस होगा दूसरा निगेटिव होगा, तब हम एक दूसरे को मतलब एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, तब एक दूसरे को आकर्षित कर लिया जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह स्थान जहां आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र की मैंने अपने लैंग्वेज में इतनी आसान भाषा समझाई है,
अब वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको याद कर लिया जाए किताब से। किताबी कीड़ा मत बनो, उसे फील करके याद करोगे तो याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कहलाता है, यहाँ तक वो हो गया। अब आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बारी है सेकंड पॉइंट पे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब विद्युत क्षेत्र आपको पता चल गया, अगर आसानी से समझ में आया होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है कि किसी बिंदु पर, पहले मैं परिभाषा इनकी पढ़ लूँ, उसके बाद मैं अपने लैंग्वेज में इनसे निकाल के आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रति एकांक आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। अब कहने का क्या मतलब है, यानी जैसे कोई एरिया बना लिया आपने, कैंपस बना लिया, यानी आपने विद्युत क्षेत्र की तरह आपने कैंपस बना लिया। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, यानी परिभाषा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बताई जा रही है, उस बिंदु पर प्रति एकांक आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। कहने का मतलब जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी आप मान लो विद्युत है। अब वो अगर किसी पार्टिकल को अपने तरफ खींच रही है, जैसे आपने छलांग लगाई, आप ऊपर की तरफ कूदे थोड़ा सा, फिर आप नीचे ही जाते हो, ये आपने देखा होगा या सबके साथ ही होता है। कोई पत्थर आपने ऊपर फेंक दिया, वो ऊपर से नीचे आएगा, तो पृथ्वी उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है, तभी तो वो नीचे आ रहा है। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो सबको पता है, लेकिन फोर्स तो कुछ लगा रही है, कुछ न्यूटन का लगा रही होगी। तो वैसे यानी अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसने अपना कैंपस एरिया बना रखा है, अब उसके अंडर में कोई चार्ज आया, अब उसने जब उसको खींचा तो कोई ना कोई फोर्स लगा के ही खींचा होगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तीव्रता होती है वो ये डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ से मेन है हमारा, उस बिंदु पर प्रति एकांक आवेश पर। यानी अब ये हो सकता है कि एक आवेश साथ में आए या 4-5 साथ में आए, तो उससे नहीं फर्क पड़ता, वो एक आ रहा है 5 आ रहा है, प्रति एकांक बोला है तो हमें डेफिनेशन के लिए एक लेकर ही चलना पड़ता है, तो एक लेकर ही चलेंगे हम। तो प्रति एकांक आवेश को, यानी अगर उसके एरिया में कोई एक आवेश आ गया, अब उसको वो खींच रहा है, तो खींचने में जो बल लग रहा है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उन दोनों के अनुपात के बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया, यानी अगर कोई आवेश है, प्रति एकांक आवेश है, उस पर जो लगाया गया बल है, अगर इन दोनों को हम क्या कर दें, अनुपात में रख दें, यानी प्रति एकांक आवेश पर लगाया गया बल वो किसके बराबर होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ये कहने का मतलब यहाँ पे हो रहा है। जैसे कहने का मतलब आपने चार्ज यहाँ पे, ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया, अब इसका एरिया यहाँ तक है, मान लो इसका एरिया यहाँ तक है। अब यहाँ से मान लो कोई क्यू आवेश था, वो पहले यहाँ पे था, तो ये इसको रिपेल कर रहा था, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। अब ये धीरे धीरे यहाँ पे आ गया, इसके सरफेस पे जैसे आएगा तैसे ये क्या करेगा, अपनी तरफ से खींचने लगेगा। अपनी तरफ खींचने में इसको क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स जरूर से जरूर लगाया जाएगा इसको अपनी तरफ खींचने के लिए। तो वही बताया जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो किसके बराबर होती है, तो प्रति एकांक आवेश पर लगाए गए बल के बराबर होती है। कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे प्रति एकांक आवेश हो गया, अब इस पर लगाया गया बल F हो गया, इन दोनों का अनुपात मैंने बताया, इन दोनों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये यहाँ पे यही डेफिनेशन भी कह रहा था कि किसी आवेश किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रति एकांक आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको लिख दी, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ई बराबर आपको क्या हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा F/Q। यहाँ Q आपका चार्ज हो जाएगा, F आपका फोर्स हो जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड द्वारा लगाया जा रहा है अपने एरिया में खींचने के लिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, यदि एक बिंदु पर रखे एक परीक्षण आवेश Q0 पर बल F का कार्य करें, तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला निकाल के दिया है, आगे ये लोग वही निकालने वाले हैं। तो फॉर्मूला इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब इनकी लैंग्वेज में, जैसा मैं पढ़ता था 12th में 11th में, तो किताब का लैंग्वेज वो वहीं के लगता है ना, जैसे न्यूटन ने सब जो साइंटिस्ट ने लिखे हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में लिखे, उनको इन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिया है, कुछ साइंटिस्ट ने अपने लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया, और बच्चों को वो भी लैंग्वेज कभी कभी समझ में नहीं आती है,
तो अब हमने क्या किया था, हमने अपनी तरीके से एक वही ट्रिक बना लिया था, जैसे पृथ्वी हो गया, कुछ भी एरिया वरिया बना लिया था, वैसे याद कर लो बस। याद हो गया तो जो मैंने अभी तक फॉर्मूला आपको बताया, अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया, आगे वो इसी का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो F/Q यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है इसके बराबर आपका रहने वाला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आगे हम इनका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यदि एक बिंदु पर रखे गए एक परीक्षण आवेश Q0 पर बल F कार्य करे, तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये रहा, यानी यहाँ पे क्या होता है, E बराबर F/Q0। अब Q0 क्यों लिया गया है, ये आपका वही वैक्यूम में है, क्योंकि ये वैक्यूम को दर्शाता है। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे बच्चों के दिमाग में आता है कि नॉट क्या मतलब होता है। तो नॉट का मतलब होता है कि कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब मैंने क्या कहा आपको कि अगर चार्ज जो है कहाँ से है, बाहर से ही आएगा। पार्टिकल जो है जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई चीज़ें हैं तो वो तो इसे खींच लेगा। अब उसके बाहर है नहीं, वैक्यूम में है, तो वैक्यूम के लिए हम क्या दिखाते हैं, नॉट। अब कोई चीज़ें वहाँ से अगर ये इधर आ रही हैं, वो किसी भी फोर्स के थ्रू वहाँ से इधर आ जाएं, बस इसके सरफेस में अगर आ गई हैं तो वो उसको अपनी तरफ वो मतलब आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो नॉट इसको प्रदर्शित करता है कि आपका जो है वो एयर की मौजूदगी है या फिर वैक्यूम आपका रहेगा। वैक्यूम में तो काम करेगा नहीं ये, तो आपका वो एयर को दिखा देगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या कह रहा है, इसी प्रकार एक बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी प्रकार एक बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वही फोर्स पहले लग रहा था, अब जो है क्या, वो आवेश आया और कुछ दूरी से आया, यानी उनके बीच में दूरी भी रहेगी। दूरी भी रहने का मतलब है तो उनके लिए क्या फॉर्मूला निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया आपका, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, यहाँ पे ई लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक है, विद्युत है। अब यहाँ पे कोई आवेश है जो इसकी तरफ आ रहा है, अभी पहले तो कुछ दूरी पर होगा, अब जब इसकी तरफ आएगा तो इस पर क्या लगाया जाएगा, फोर्स लगाया जाएगा। तो दूरी का भी हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं जब आपको दूरी दी गई हो। ये तब का फॉर्मूला है जब आपको फोर्स दिया हो और चार्ज दिया हो, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और जब आपको दूरी दी गई हो, चार्ज दिया गया हो, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो दूसरे प्रोसेस से। यहाँ पे क्या है, वो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q/r²। यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम व वोल्ट मीटर होता है। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि कहने का मतलब कैसे, सदिश कैसे कहते हैं, इसको भी हम प्रूव करते हैं। इसी वक्त इसी जगह पे हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे E बराबर लिखा हुआ है F/Q। F/Q। अब आपको पहले से पता होगा कि जो फोर्स होता है वो एक सदिश राशि होती है और जो चार्ज होता है वो एक सदिश राशि होती है। और जब ये दोनों सदिश हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा हो जाएगा, ये भी वेक्टर हो जाएगा। अब हम फोर्स को निकालते हैं। फोर्स भी आप निकालना सीख लो कि ये सदिश कैसे होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, F = ma, यानी यहाँ पे क्या हो गया, F = ma। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब है नहीं, मास यानी कि अगर ये F = मास तो मास ही रहेगा। जैसे अगर आपका वेट जो मास है, द्रव्यमान 50 किलो हो तो आप सब जगह 50 किलो रहोगे। अब आपका जो द्रव्यमान है उसका मतलब डायरेक्शन से थोड़ी ना है। और जब हम राशि निकालते हैं कि वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो हमें मतलब रहता है दिशा से, कि वो दिशा चेंज हो रही है तो वो अदिश हो जाएगी। अगर जिसमें दिशा ही नहीं है वो अदिश हो जाएगी, जिसमें दिशा है वो सदिश हो जाएगी। तो द्रव्यमान का सदिश और अदिश से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान अगर 50 किलो है तो हम ऐसा थोड़ी ना बताएंगे कि 50 किलो द्रव्यमान उत्तर में है, दक्षिण में है। वो सभी जगह पे एक ही रहेगा। वो कहीं भी चले जाओ आप उतने ही वजन के रहोगे, चाहे जिधर चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओगे तो वजन आपका वही रहेगा। वेट कम ज़्यादा होता है तो वेट का वो किसी हम जब टॉपिक आएगा तब आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे इस वजह से। और एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक्सीलरेशन हम बता सकते हैं कि एक्सीलरेशन लगाना है आपको तो किधर लगाना है, इतने न्यूटन का। जैसे एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो यूनिट होता है मीटर/सेकंड² होता है। तो ये तो बताया जाएगा कि गाड़ी जैसे चल रही है, गाड़ी आप एक्सीलरेट कर रहे हो, एक्सीलरेटर उसका नाम भी पड़ा हुआ उसी वजह से। तो एक्सीलरेट अगर आप कर रहे हो गाड़ी को, तो अगर नॉर्थ साइड में जा रहे हो तो ये तो बताया जाएगा उत्तर में वो गाड़ी इतनी तेज़ी से जा रही थी, उत्तर दिशा में वो गाड़ी इतने एक्सीलरेशन से जा रही थी। तो यहाँ पे आपने डायरेक्शन भी दे दिया और मैग्नीट्यूड भी दे दिया, बता दिया आपने उत्तर दिशा में वो
15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से वो जा रही थी। तो यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दी। इस वजह से एक्सीलरेशन आपका सदिश हो जाता है। एक्सीलरेशन सदिश होने की वजह से आपका फोर्स सदिश हो जाता है, और फोर्स सदिश हो गया तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इक्वल टू होता है F/Q। तो फोर्स आपका सदिश राशि हो गया और चार्ज आपका सदिश राशि हो गया। दोनों मिलने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी वजह से सदिश राशि हो जाती है। उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसे F का मात्रक न्यूटन हो जाता है, Q का कूलाम हो जाता है। इससे निकाल लिया इन्होंने न्यूटन प्रति कूलाम। और यहाँ पे वह वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये वोल्ट प्रति मीटर कैसे निकालते हैं हम, तो यहाँ पे निकालेंगे F इक्वल टू F/Q। अब यहाँ पे Q इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू MV, एम में 54 मिनट, F/Q V, W/Q W/Q। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे वोल्टेज विभवांतर का फॉर्मूला देखेंगे तो W/ क्या होता है, Q होता है। और यहाँ से हम Q का अगर निकालेंगे तो Q को अगर इधर भेज दें तो वोल्ट आपका इधर आ जाएगा। तो एग्जैक्ट जो Q का वैल्यू निकलेगी वो क्या आ जाएगी, W/V आ जाएगी। तो अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, F इंटू V/W हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इंटू V/W। मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे F इंटू V/ क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। अब F का फिर वो F, अब यूँ कि ऐसे कैसे निकालेंगे यहाँ पे। अब जो वर्क का फॉर्मूला आपका होता है वो क्या होता है, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी वर्क कब होगा, जब आप किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हो, उस पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तभी तो वर्क माना जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला अलग से हो जाता है F इंटू डी। अब हम ये F इंटू डी वहीं पे रख देंगे। ऊपर हमारा क्या आया था, तो ऊपर आया था F इंटू वी हमारा आया था, नीचे हमारा W था। अब W की जगह हम रख देंगे F इंटू डी। यहाँ पे हमने रख दिया F इंटू डी। अब F से F आपका कट गया। ये आपको पता होगा कि अगर अनुपात में कोई भी राशि समान है, ऊपर हर में और अंश में समान है तो वो कट जाती है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में समान है तो वो कट जाती है। तो यहाँ से कट गया, बच गया आपका क्या, V/D। और V हो गया वोल्टेज तो इसका हो गया वोल्ट, और D हो गया दूरी, डिस्टेंस हो गया तो इसका हो गया मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर भी आपका होता है किसका, यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो यूनिट आपको याद रखना है, क्योंकि फिजिक्स अगर आप पढ़ते हो तो यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं आपके एग्जाम में। तो ये तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 4πε0ε r², यानी वहाँ पे कट गया नहीं वो तो, हाँ ये फॉर्मूला ही लिखा हुआ, वही लिखा हुआ, दोबारा मैं पढ़ दे रहा हूँ। अब आते हैं हम किस पे, विद्युत विभव पे। किस पे आ जाते हैं हम, विद्युत विभव पे। विद्युत विभव आपका क्या कहता है, तो विद्युत विभव को देखेंगे हम यहाँ पे। तो विद्युत विभव की डेफिनेशन हो जाएगी कि अब जैसे विद्युत क्षेत्र पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ ली, उसी तरीके से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा आपका विद्युत विभव। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ पे लिखा विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का वही महत्व है जो ऊष्मा में ताप का एवं द्रव में द्रव के तल का दाब है। ऊष्मा जिस प्रकार सदा अधिक ताप से कम ताप की ओर, द्रव अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होता है, तो उसी तरीके से हमारा विद्युत विभव होता है। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का वही महत्व है जैसे ऊष्मा में ताप का। तो जैसे हो गया ना कि द्रव जो है वो कम दाब, वो कहाँ से, अधिक दाब से, यानी अधिक दाब से कम दाब की ओर बहेगा। वैसे ही आपका विद्युत विभव भी होता है, वो भी हाई, यानी वहाँ से हाई अगर आपका प्रेशर है तो वो भी लो प्रेशर की तरफ ही आपका वहाँ पे फ्लो रेट होगा उसका, वो फ्लो करेगा। उसके बाद आगे यहाँ पे है, उसी प्रकार आवेश सदा ऊंचे विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ये जो आपका डार्क पॉइंट में लिखा है ये आपको ध्यान में रखना है कि विभव पूछा जा सकता है। विभव हमेशा ऊंचे विभव की ओर से नीचे विभव की ओर बहता है कि नीचे विभव से ऊपर की विभव की ओर जाता है। तो ये आपको नोट करके ध्यान में रखना है। तो उसी तरीके से की ओर प्रवाहित होता है। अब इसी कारण विद्युत दाब भी कहा जाता है, यानी विद्युत विभव को विद्युत दाब भी हम कहते हैं। किस कारण से, क्योंकि इसमें वही टेंडेंसी होती है जो तरल में होती है, यानी हाई प्रेशर से वो नीचे लो प्रेशर की तरफ बहते हैं, फ्लो करते हैं। इसी वजह से
आपका विद्युत विभव जो है वो उच्च विभव की ओर से नीचे विभव की ओर आता है। सो इसी वजह से हम इसे विद्युत दाब भी कह सकते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव एक परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W के व परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। अब इसका जो अभी हमने यूज कर लिया, पीछे कर लिया, जो फॉर्मूला निकालने में मैंने क्या कर लिया, इसका यूज कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला निकालने में तो हमने इसका यूज कर लिया है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा दोबारा से फिर से यहाँ पे, तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे क्या होगा। तो अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो है वो क्या हो गया, एक परीक्षण आवेश को अनंत से, अब ये अनंत क्या हो गया, यानी कोई आवेश है, ये आपका अनंत मतलब जैसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर वैक्यूम में कहीं रखा हुआ है कोई आवेश, अनंत दूरी पे है। अनंत मतलब जिसको हम नाप नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, वो अनंत हो जाएगा। तो अनंत दूरी पे आपका कोई आवेश रखा है, उसको क्या कह रहा है कि उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के व परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। यानी जहाँ पे विद्युत विभव आपका रहेगा वहाँ तक उस आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है हमें, उसके अनुपात के बराबर आपका विद्युत विभव हो जाता है। जैसे आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है विद्युत विभव, ये आपका यहाँ पे कोई चार्ज है, ये इनफाइनाइट पे मौजूद हुआ है। अब इसको यहाँ पे लाने, यहाँ तक लाने में कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। फोर्स की बात हमने विद्युत क्षेत्र में की, यहाँ पे कार्य की बात की जाएगी, कार्य करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि किसी अनंत आवेश को विद्युत विभव तक लाने में जो किया गया कार्य है, इन दोनों का अनुपात विद्युत विभव के बराबर होता है। सेम उसी तरह डेफिनेशन है जैसे आपकी किसकी थी, विद्युत क्षेत्र की थी। तो यहाँ पे वही, तो वैद्य इसका फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसे हम लिखेंगे Q इनफाइनाइट लिखेंगे या नॉट लिख दो उसे, तभी माना जाएगा। और यहाँ नहीं W अपॉन Q, कार्य ऊपर रखा जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे फोर्स लगाए थे, फोर्स के बाद में हमने कहा था। तो V इक्वल टू आ जाएगा अपन का W अपॉन Q नॉट। अब नोट किसको दर्शाएगा, वो इनफाइनाइट को दर्शाएगा कि इनफाइनाइट से आपका वहाँ से लाया गया है ये चार्ज। यहाँ पर भी उन्होंने फॉर्मूला वही लिखा हुआ है कि विद्युत विभव क्या हो जाएगा, तो W अपॉन Q नॉट। अब यह एक स्केलर राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। अब ये स्केलर राशि कैसे हो गया, विद्युत क्षेत्र आपका सदिश हो गया, ये आपका अदिश हो गया, ये कैसे हो गया, मैं इसको भी समझाता हूँ आपको। तो देखिए इधर W की बात की जाए अगर, तो W इंटू क्या होता है, F इंटू डी। अब यहाँ पे W इंटू F इंटू डी होता है। अब ये F इंटू डी नहीं है, इसे क्रॉस पढ़ा जाता है। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, जो ये क्या लिखा है यहाँ पे, बल है, विद्युत बल, वो बल नहीं फोर्स लगा हुआ है, फोर्स आपका सदिश है, पीछे मैंने बताया आपको। ये हम डिस्टेंस कवर करेंगे, कहने का मतलब किसी भी चीज़ पे अगर धक्का लगा रहे हैं हम, तो डायरेक्शन होगा कि इस डायरेक्शन में चल रही है वो। अब हमने धक्का लगा दिया, कुछ आगे बढ़ गई, तो उसको डिस्टेंस कवर कर लेंगे। डिस्टेंस आपका होता है अदिश, अदिश मतलब माइनस लेट कर लेते हैं और सदिश को हम प्लस लेट कर लेते हैं। अब इनका क्रॉस हो रहा है, तो प्लस और माइनस का क्रॉस क्या आता है, या मल्टीप्लाई क्या आता है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आता है, यानी वो भी क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो डी जैसा है अदिश, तो वैसे ही वर्क आपका अदिश हो जाता है। अब वर्क अदिश हो गया, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला बन रहा है कि ऊपर आपका यहाँ पे निगेटिव साइन है और नीचे आपका पॉजिटिव साइन है। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वोल्ट भी, विद्युत विभव भी क्या आपका हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, अदिश राशि हम कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाता है, तो इसका मात्रक वोल्ट हो जाता है। ये भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखे हैं। ये सभी जितने लोग थे ना, ये अपना इन्होंने आविष्कार तो किया है लेकिन अपना नाम दे गए हैं। जैसे तो न्यूटन, इनको हमें पढ़ना पड़ता है, तो ये उनका नाम है। तो बस आपको इतना याद करके रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब विद्युत विभव आपका खत्म हुआ, अब पढ़ते हैं विभवांतर। अब ये मत समझना कि विद्युत विभव विभवांतर नाम से एक ही लग रहे हैं तो एक ही होता है, तो ये नहीं, अलग अलग होते हैं। अगर एक ही होते तो दोबारा क्यों लिखा जाता है यहाँ पे, तो इसको भी हम अपनी भाषा में समझते हैं। तो विभवांतर क्या होता है, जैसे नाम से स्पष्ट है। अगर आपको संधि विच्छेद आता हो तो विभवांतर का अगर हम करें क्या, संधि विच्छेद, तो विभव धन क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। इसका अंतर करने पे ऐसा कुछ आपको मिलेगा। तो विभव धन अंतर, यानी विभवों का, दो विभव हो उनका अंतर कर दें तो जो निकल के आता है वोल्टेज, उसको कहेंगे हम विभवांतर। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि
वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत तीव्रता के विरुद्ध ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहा जाता है। यानी कोई चार्ज पार्टिकल है आपका, वो इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक लाना है। अब उसको लाने के लिए वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे है, अब कोई चार्ज इसके पास पहले से मौजूद है, तो यहाँ से एक पॉइंट हमने लेट कर लिया, हमें उस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना है, इसकी उल्टी डायरेक्शन में ले जाना है, इसके एरिया से बाहर नहीं, इसके उल्टे डायरेक्शन में हमको उस चार्ज को ले जाना है। तो उसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो भी किसके विरुद्ध, तो इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, विभवांतर कह देते हैं। अब यहाँ पे और उनका रेशियो जो हो जाता है, तो किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। अब यहाँ पे इनका लैंग्वेज देखते हैं, अर्थात दो बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर एक एकांक आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, तो इसका मात्रक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में इतना आया होगा। अब आगे वोल्ट का देखते हैं हम, तो वोल्ट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो वोल्ट क्या हो जाएगा, यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तब उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। और यदि दो बिंदु ए और बी पर विभव बी ए हो तथा वी बी हो, उनके बीच की दूरी x हो, तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा, तो वी बी माइनस बी ए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र क्या निकल के आएगा, वी ए माइनस वी वी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, दूसरा निकल जाता है वैद्युत क्षेत्र का। किस फॉर्म में, जब एक चार्ज पार्टिकल को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना पड़ रहा हो, तब हम वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला इस फॉर्म में देखने को मिलता है हमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आपका विभव प्रवणता क्या है, तो सब के सब आपके इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि चैप्टर ही आपका इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो सारे का सारा पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ही है। तो विभव प्रवणता क्या है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इसे कहते हैं। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को प्रवणता कहते हैं, यानी दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर। दूरी यानी कहने के बाद इसका फॉर्मूला याद मत करो, यहाँ पे विभव प्रवणता मतलब ई बराबर क्या हो जाएगा, दूरी के साथ, यानी दूरी आपका नीचे रहेगी, दूरी के साथ चेंज, डी क्या दिखाता है, तो चेंज दिखाता है। तो दूरी के साथ परिवर्तन यानी विभव में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, तो विभव प्रवणता कहलाता है, जिसे हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे। और निगेटिव साइन क्या दिखाता है, तो निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, यानी आपका डी एक्स क्या हो गया, दूरी हो गया, और डी वी क्या हो गया, चेंज इन वोल्टेज, विभव में आपका परिवर्तन हो रहा है, वो उसको दिखा रहा है। अब विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्योंकि ये किसके बराबर है, ई के बराबर है। अब ई का हमने पीछे भी पढ़ के आए, मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, या तो न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है, तो इसका भी सेम वही मात्रक हो जाएगा जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम कह दो चाहे वोल्ट प्रति मीटर कह दो, दोनों आपका सेम ही होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विभव जो निम्न बातों पर निर्भर करता है, तो ये कौन कौन सी बातें हैं, इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यदि एक आवेशित चालक के पास कोई अन्य चालक रख दिया जाए तब उसका विभव घट जाएगा। कहने में पॉइंट बढ़िया है, यानी एक आवेशित चालक के पास, यानी आपका कोई यहाँ पे क्यू आवेश आपका रखा है। अब कह रहा है कि कोई अन्य चालक रख दिया जाए तब उसका विभव घट जाएगा, यानी यहाँ पे हमने क्या इसके बगल ही रख दिया, एक क्यू आवेश भी रख दिया हमने, इसके साथ ही रख दिया। अब वो अगर ये प्लस का हुआ माइनस का हुआ तब एक में ज्वाइंट हो जाएंगे, तब भी अपना क्या खोएंगे, विभव को खो देंगे। अगर ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो रिपेल करने में इनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। और विभव किससे रिलेट करती है, तो विभव निर्भर करती है कार्य पर, तो एनर्जी जाने में आने में कोई वर्क जरूर होगा, तो माइनस माइनस हैं तब भी इन पे क्या हो जाएगा, कोई ना कोई कार्य जरूर होगा, तब भी इनकी एनर्जी वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये पॉइंट मेन है कि अगर एक चार्ज रखा हुआ है उसके समीप हमने दूसरा चार्ज रख दिया तब उनका विभव आपस में घट जाता है, वो लो हो जाता है। तो ये ऑप्शनल जो आपके एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और आपका जो बीएसएफ का एग्जाम लगने वाला है रेडियो ऑपरेटर का, उसके लिए वन लीनियर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। उसका बी लिखा हुआ है कि दिए हुए आवेश के लिए किसी चालक का विभव उसके आकार पर निर्भर करता है, आकार के बढ़ने से विभव
घट जाता है। कहने का मतलब दिए गए आवेश के लिए किसी चालक का विभव जो है उसके आकार पर भी निर्भर करता है। यानी जो वोल्टेज है वो अगर फिगर इतना बड़ा है तब भी उस पर निर्भर करेगा, अगर इतना बड़ा है तब भी। जितना छोटा फिगर होगा विभव उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना बड़ा फिगर होगा उसका विभव उतना ही लो होगा। जितना छोटा उतना विभव उसका ज़्यादा होगा, और जितना बड़ा कोई फिगर होगा उसका विभव उतना कम होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट यहाँ पे जितने लिखे हैं IMP है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब पहला पॉइंट क्या था, जब एक चार्ज के पास में जब कोई दूसरा चालक पदार्थ लाएंगे तब उनका जो विभव है तब भी घट जाएगा। और अगर क्या, यानी चालक जो वो विभव जो है वो आकार पर निर्भर करता है, तो जितनी छोटी वस्तु रहेगी उसका विभव उतना ज़्यादा रहेगा, पोटेंशियल उसका उतना ज़्यादा रहेगा, और जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उसका पोटेंशियल उतना ही कम रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे सी पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तो किसी चालक का विभव उसके चारों ओर स्थित माध्यम पर भी निर्भर करता है। अच्छा, माध्यम मतलब कि आप किस, जैसे वोल्टेज जो है वो आपका नम है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, जैसे बारिश तो नहीं हो रही है, रेनिंग सीजन तो नहीं है, तो उस पर भी आपका वो डिपेंड करता है। किसी चालक का जो विभव है उसके चारों ओर स्थित माध्यम पर भी निर्भर करता है। धूप खुली है तब भी निर्भर करेगा वो, अगर आर्द्र है आपका नम वायु है तब भी उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आगे डी नंबर पे लिखा हुआ है कि किसी चालक पर जितना अधिक आवेश होगा उस पर उतना ही अधिक विभव होगा। ये क्यों होता है, क्योंकि आप अगर संधारित्र पढ़े हो, कैपेसिटर पढ़े होगे, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या आया था, Q = CV निकल के आता है। Q = CV होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका रिलेशन किसके है, बराबर है, तो वोल्टेज के है। तो जितना अधिक चार्ज होगा किसी भी चालक पर उतना उसका विभव भी अधिक हो जाएगा। यानी उस पर अगर लाखों करोड़ों में आवेश हैं तो उतना पोटेंशियल भी उसके पास है जितना उस पर चार्ज है। कहने का मतलब ये हो गया। तो संधारित्र अगर आपने पढ़े होंगे तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है वो आपको क्लियर समझ में आया होगा कि हाँ, जितना अधिक चार्ज होगा उतना अधिक वहाँ पे वोल्टेज होगा। अगर इस भाषा में आपको समझ में ना आया हो तो हम फॉर्मूला से समझते हैं। Q = क्या होता है, IT, यानी आपका जितनी धारा बह रही है कितने सेकंड में उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें चार्ज निकल के आता है। चार्ज निकल के आता है। अब जिस लाइन में, यानी आपने देखा होगा कहीं से अगर धारा प्रवाहित हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तार से, तो उसके बगल बगल विद्युत क्षेत्र एक फील्ड बन के तैयार हो जाता है। तो वो विद्युत क्षेत्र आया तो पोटेंशियल आया तो आवेश आया। तो जितना आवेश फ्लो कराएंगे उतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और उतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से उतना ही वोल्टेज वहाँ पे क्रिएट होगा, बनेगा। तो वही कहने का मतलब है, पॉइंट में वही लिखा है कि जितना अधिक आवेश होगा आपका उतना ही अधिक आपका विभव होगा उस चालक पर। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ कि यदि एक आवेशित कण Q विद्युत क्षेत्र E में रखा जाए तो उस पर कार्य करने वाला बल जो है F = क्या होता है, QE होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है कि यदि एक आवेशित कण Q विद्युत क्षेत्र E में रखा जाए तो उस पर कार्य करने वाला बल, यानी विद्युत आपका कोई आवेश जो है विद्युत क्षेत्र E में रखा जाए, तो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वो तो वही अपनी जगह ही है, लेकिन एक नया फॉर्मूला, नया नहीं वही है, वही सेम आपका वही फॉर्मूला ही लिखा हुआ, क्योंकि ये E = क्या होता है, F/Q होता है। तो दोबारा इसको रिपीट कर दिया है इन्होंने। तो बस क्या कर दिया, ये इधर डिवाइड में है, इक्वल किधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला आएगा, तो F = डायरेक्ट निकल आएगा, QE निकल आएगा। तो ये वहीं से है जो विद्युत क्षेत्र भी सबसे पहले हमने पढ़ाया था आपको, वहीं से ये निकल के आ रहा है फॉर्मूला आपका। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे त्वरण, यही से आपका यहाँ से निकल आया कि E = क्या होता है, F/m हो जाता है। तो त्वरण क्या होता है, F/m। ये कहाँ से आया, तो जो आपका सेकंड लॉ है न्यूटन का द्वितीय नियम है, F = क्या देता है, m में देता है। तो अगर A को हम यहीं पे रखें, m को इधर भेज दें, तो A = निकल जाता है, F/m यहाँ पे निकल जाता है। A की जगह F/m यहाँ पे इन्होंने रख दिया। अब जो अभी पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा कि F = क्या होता है, QE होता है ना, तो F की जगह हमने क्या रख दिया, QE रख दिया, और m से हमने डिवाइड करा दिया यहाँ पे। तो बस ये यहाँ से निकल के आ गया। उसके बाद आगे m कण का द्रव्यमान है। यदि कोई कण विश्राम से चलकर v वेग प्राप्त करे तो v = क्या हो जाता है, ये विभवांतर का फॉर्मूला हो जाता है क्या, F = √2Q, यहाँ पे v
अपॉन एम। तो यहाँ पे आपका अगर v, अगर हाँ यदि कोई कण विश्राम से चलकर v वेग प्राप्त करे तो उसका जो विभवांतर का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, √2qv/m हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये कहाँ से आया, तो ये इन्हीं से निकल के आया होगा, जो QE/m यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहीं से आपका ये निकल के आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो K = ½mv², यहाँ से निकल आएगा, ½ mv² निकल आएगा। अब ये QV कहाँ से निकल के आया, तो वो यहीं से भी निकल के आया होगा। जैसे आपने ऊपर देखा यहाँ पे हाफ एम, हाँ यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, हाफ काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में निकल आएगी, आपकी आवेश और वोल्टेज के फॉर्म में निकालना है हमें किसको, काइनेटिक एनर्जी को। तो उसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो हाफ का काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ½ mv², और v की वैल्यू हमने क्या देखी है अभी यहाँ पे, तो ऊपर हमने पढ़ा 2qv/m। अब उसको हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो ½ m v की जगह रखेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2qv/m बचेगा, इतना बचेगा बस। तो 2 से 2 कट गया इधर, m से m कट जाएगा, बचेगा क्या, तो आपका सिर्फ चार्ज और वोल्टेज बचेगा यहाँ पे, चार्ज और वेलोसिटी, हाँ चार्ज और वोल्टेज। जो बड़ा v है वो वोल्टेज को दिखाएगा, स्मॉल v जो है वो वेलोसिटी को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या रख दिया जाएगा, तो QV यानी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक, अगर हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी का किस फॉर्म में आपको आंसर देना है, तो चार्ज और वोल्टेज के फॉर्म में आंसर देना है। तो काइनेटिक एनर्जी एक और निकल के आती है, कौन सी, Q × वोल्टेज, यानी आवेश × वोल्ट का हम गुणा करा देते हैं, तो वहाँ से भी हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि प्रायः इस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कहने का मतलब Q = क्या होता है, Ne होता है, और V पहले से दिया हुआ है तो उसको रख दिया हमने। अब N होता है नंबर ऑफ साइकिल होते हैं, तो इसको हमने 1 लेट कर लिया तो निकल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही आ गया यहाँ पे EV आ गया, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो यदि एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए तब उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। आपको समझ में आया होगा कि यदि एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए तब उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। यहाँ पे से एक क्वेश्चन और बनता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो इकाई होती है वो क्या होती है, जूल होती है। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये मत सोचना कि वोल्ट आ रहा है तो विभवांतर से कुछ रिलेटेड होगा, नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV की जो इकाई होती है वो जूल होती है। अगर इसको हम किसी में मेगा में चेंज कर दें तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अब ये दो जो पॉइंट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लगभग जितने भी एग्जाम हुए हैं ये इनसे बचे नहीं हैं। एयरफोर्स का तो जितनी बार पेपर दोगे आप एयरफोर्स में लगातार इस मतलब क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे आपका स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैं अपने पहले लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको। तो पोटेंशियल एनर्जी वह होती है जैसे आप किसी ऊंचाई पे जा रहे हो, आप धीरे धीरे लिफ्ट पे अगर आप बैठे हो, लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर अगर जा रही है तो धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब रखी हुई एनर्जी, यानी रखी हुई एनर्जी मतलब अगर आपको उससे वर्क करना पड़े तो आप तुरंत वर्क कर सकते हो। जैसे पत्थर हमने क्या ऊपर को फेंक दिया, अब जब वो ऊपर एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा जहाँ पर वो और ऊपर नहीं जाएगा तो वहाँ पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई रहेगी, तो वो अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हाई रहेगी वो अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो वही है कि जितनी ऊंचाई पे हम जाते चले जाएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब इससे है हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं जो स्टोर एनर्जी होती है। आपने क्या जो गाड़ी आती है, जो बच्चों का जो खिलौना आता है उसमें आप चाबी भरते हो तो गाड़ी अपने आप चलने लगती है, तो वो चाबी जो भर दिया जाता है तो उसमें भी क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है जो अपने आप उस गाड़ी को चलाने में उसका मदद करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये होता है। अब इनके लैंग्वेज में हम देखते हैं तो आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से लाकर सिस्टम की रचना करने में किया जाता है। यानी ये हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, तो इसमें सिर्फ आवेश का बात किया जाएगा।
मैंने आपको स्थितिज ऊर्जा बताई द्रव्यमान के फेस में कि आपने कोई पत्थर ऊपर फेंका, ये न्यूटन जब पढ़ेंगे, न्यूटन का जो लॉ पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा। अब यहाँ पे Q1 एवं Q2 आवेशों की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो U बराबर हो जाएगी क्या 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R जूल। ये एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो यहाँ पे आपका जूल हो जाएगा। R क्या होगा यहाँ पे, R Q1 व Q2 के बीच की दूरी हो जाएगी। यदि आवेशों की संख्या बहुत हो एवं उनके बीच की दूरी भी अलग अलग हो तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 K और Q1 Q2 अपॉन R1 R2 R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 जूल हो जाएगा, यानी बढ़ता चला जाएगा ऐसे ही। अब आगे हम बढ़ते हैं किसके ऊपर, तो आगे देखते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। इसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल ये रहने वाला है। तो विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब द्विध्रुव मतलब दो तरफ से उसके ध्रुव निकले होंगे और विद्युत का काम वो कर रहे होंगे, तो उसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब यहाँ पे समान परिमाण के धन तथा ऋण आवेश एक दूसरे से अत्यंत निकट व्यवस्थित होकर विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, अर्थात विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है परिणाम में समान एवं प्रकृति में विपरीत दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। यानी यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिगर में, तो यहाँ पे देखो एक ध्रुव इधर है, ये इसे कहेंगे पॉजिटिव हम पोल, इसे कहेंगे नेगेटिव पोल। इधर प्लस क्यू का चार्ज है, इधर आपको माइनस क्यू का चार्ज है, और इनके बीच की दूरी को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो एल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, यानी एक ध्रुव धनात्मक हो दूसरा ऋणात्मक हो, उनको कुछ दूरी पर रखा गया हो, तब हम उनको विद्युत द्विध्रुव की स्थिति में कहते हैं। उसके बाद आगे चित्रानुसार प्लस का Q और माइनस का Q दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश L दूरी पर अवस्थित हैं तो द्विध्रुव का आघूर्ण जो P हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2QL। अब ये 2Q मतलब 2Q क्यों आ गया, वो Q है क्यों आ गया, तो प्लस का Q माइनस का Q काट मत देना कि कट देना, वो आपस में जुड़ जाएंगे। द्विध्रुव कह रहा है तो द्विध्रुव में जैसे नाम से स्पष्ट है विद्युत द्विध्रुव, तो दो कहीं ना कहीं आएगा जरूर। तो चार्ज प्लस माइनस है वो उनका प्रकृति है, वो उनका परिमाण नहीं है कि माइनस में है, वो प्रकृति है उनकी। प्लस निगेटिव में रहेंगे प्लस माइनस, तभी तो आकर्षित तो होंगे एक दूसरे की तरफ, नहीं रिपेल कर जाएंगे। तो यहाँ पे वही जो 2Q लिखा है वो उन्हीं दो द्विध्रुव को दिखाएगा कि दो ध्रुव आपके हैं। ये जहाँ भी दिखाई पड़ेगा 2QL तुरंत आपके दिमाग में तभी तो आएगा कि विद्युत द्विध्रुव की बात की जा रही है यहाँ पे। तो P इक्वल टू क्या कह दिया जाएगा, दो मतलब 2QL, ये आपका क्या हो जाएगा तो द्विध्रुव का आघूर्ण क्या कहला जाएगा, तो 2QL हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम्ब मीटर होता है, जैसे Q का आपका कूलाम्ब हो जाएगा। अब सदिश क्यों है, तो आपका लेंथ आपका जो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट डिस्टेंस है तो इसे डिस्टेंस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी डायरेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच की सीधी दूरी आपकी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो यहाँ पे एल को डिस्टेंस यानी दूरी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन आपका सदिश होता है, चार्ज भी आपका सदिश होता है, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही आएगा, तो प्लस आ गया आपका यहाँ पे। तो ये हो गया आपका, तो इसी वजह से ये सदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम्ब मीटर होता है, जैसे Q चार्ज का कूलाम्ब और विस्थापन का मीटर होता है, तो कूलाम्ब मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ पे Q का आपका हो जाएगा कूलाम्ब और इसका हो जाएगा मीटर, तो C से हम दिखाते हैं कूलाम्ब, तो कूलाम्ब मीटर। और इसकी बीमाएँ क्या हो जाती हैं, तो C का हो जाता है AT, क्या होता है AT, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया है। कूलाम्ब का AT होता है और लेंथ का आपका हो जाता है मीटर, तो यहाँ पे लिख दिया जाता है LTA वो लेंथ, हाँ ये मीटर उसका एल रहता है, यहाँ पे क्या हो गया एल, तो लंबाई का जो आपका यूनिट होता है वो क्या होता है एल होता है। कूलाम का हो जाता है AT, यहाँ पे क्या हो जाता है कुल मिला के हो जाएगा LTA मिलाकर आपका यहाँ पे ये इसका बीमा हो जाएगी किसकी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या हो जाएगी LTA। और यहाँ पे जो कूलाम मीटर लिखा हुआ है इसे क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव का मत कह देना, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकल के आया है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम्ब मीटर होता है और बीमा इसकी क्या हो जाती है, तो LTA हो जाती है।
उसके बाद इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ये आपको नोट करके रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाता है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर हो जाती है। उसके बाद आगे कुछ और लिखा हुआ है, थोड़ा सा पॉइंट है वो ज़्यादा नहीं, उसका ख़त्म है। तो इसका यहाँ पे हो जाता है, तो अनेक अणुओं जैसे H2O, HCl, C6H5NO2 आदि द्विध्रुव हैं, अतः विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी ऐसे अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं और इन्हें ध्रुवीय अणु कहा जाता है, जबकि CCl4 तथा C6H6 आदि में कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, अतः इन्हें अध्रुवीय अणु कहा जाता है। कहने का मतलब H2O, अब मैं इसको बना के दिखाऊँ अगर आपको, तो टाइम है तो देख लो इधर। यहाँ पे हमने रख दिया H2, हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल हैं, हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल हैं, ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल है। हाइड्रोजन के ऊपर क्या रहता है, प्लस चार्ज रहता है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज रहता है। और ये बैलेंस कब होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का भी 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर डबल निगेटिव होते हैं। हाइड्रोजन का जब डबल मॉलिक्यूल है तो अगर पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव होता है तो डबल मिल गए, तो डबल पॉजिटिव इधर डबल निगेटिव उधर, तो बैलेंस हो गए। तो इधर का आपका यहाँ पे 2 चार्ज हो गए और यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे 2 चार्ज हो गए, वो भी निगेटिव के, इनके बीच की दूरी L। तो इस वजह से ये क्या दिखाते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिखाते हैं। वैसे ही HCl की बात की जाएगी तो HCl यहाँ पे लिखा जाएगा, Cl यहाँ पे लिख दिया जाएगा हमने। H का 1 मॉलिक्यूल, Cl का 1 मॉलिक्यूल, H पे 1 प्लस Cl पे 1 माइनस होता है, इनके बीच की दूरी L रख दिया तो बैलेंस हो गया। ये भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नियम का पालन करते हैं। वैसे ही आपका C6H5NO2, C6H5NO2 इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो, C आपका कार्बन है, कार्बन क्या होता है, कार्बन पे प्लस होता है चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, नाइट्रोजन पे क्या होता है, तो नाइट्रोजन का निगेटिव चार्ज होता है, ये ध्यान नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन पे आपका 2 मॉलिक्यूल है तो 4 माइनस हो गया उसका। ऐसे ही मिला के, नहीं नाइट्रोजन का भी शायद माइनस होता है, तो तभी तो बैलेंस किया जाएगा उसको। तो यहाँ पे इस तरीके से हैं। और CCl4 C6H6 नहीं दिखाते हैं क्योंकि कार्बन पर भी प्लस हैं, हाइड्रोजन पर भी प्लस हैं, तो प्लस प्लस नहीं दिखाएगा क्योंकि रिपल कर देगा ना, तो दूरी बहुत ही बढ़ जाएगी। तो वैसा चार्ज लेंगे जो एक दूसरे को आकर्षित करे, बस सिर्फ यहाँ पे। उसके बाद किसी पदार्थ के ध्रुवीय अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पदार्थ का आणविक स्थिरांक होता है जो अणु के आकार के बारे में जानकारी देता है। इसे म्यू से निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक डिवाई भी होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछ लिया जाता है। तो बच्चों को पता होता है, कूलाम्ब मीटर पता होता है, LTA बीमा पता होती है, लेकिन डिवाई क्या होता है ये पता ही नहीं होता है। तो डिवाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ही मात्रक होता है। एक ऐसा मात्रक डिवाई, ये कोई साइंटिस्ट रहे होंगे उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मात्रक डिवाई होता है। ये भी आपको नोट करके रखना है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट बना देता है। क्योंकि लेवल जिस वजह से जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो आयोग वाले भी कंपटीशन बढ़ाने की ओर से क्वेश्चन भी हार्ड बनाते चले जाएंगे। तो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डिवाई भी होता है। तो एक डिवाई कितने के बराबर होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक डिवाई बराबर होता है 1/3 गुणे 10⁻⁻29 कूलाम्ब मीटर और सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे कह रहा है 1 डिवाई का जो मात्रा वो वैल्यू होती है वो 1/3 10⁻⁻29 कूलाम्ब मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक और मात्रक आपको याद रखना है, वो क्या होता है, डिवाई होता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही हमने डिस्कस किया है और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बाकी का हम देखेंगे अगले वीडियो में, कल की वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट होगा। तो और जितना भी मैंने पढ़ा है उसको आप पढ़ लेना, और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जाकर वहाँ पे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो जय हिंद एंड जय भारत।